नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था, जो कि आपके सिलेबस में बहुत प्रमुखता से इस टॉपिक को रखा गया है। और अगर आप लेखपाल के कार्य का विश्लेषण करेंगे, कार्य समझेंगे, तो वह जो भारतीय कृषि है उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना तय है और सीधे सीधे आपके प्रश्न पेपर में एक यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें आज हम लोग देखने भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था पे टॉप 200 प्रश्न। आपके पास अभी समय बहुत मूल्यवान है, पेपर 21 मई को होने वाला है, तो इस समय आपका सबसे ज्यादा एनर्जी पढ़ाई पर होनी चाहिए और उसमें भी सबसे सटीक पढ़ाई पर। इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सफल बनाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा समय निकाल के आप इसको देख लीजिए। अगर स्पीड कम लगे आपको तो इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, सेटिंग में जाकर स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5x कर लीजिए, तो आप फटाफट इसका रिवीजन कर पाएंगे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। आपका समय इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी समय अपना बर्बाद नहीं करेगा कहीं भी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान वर्तमान में कितना प्रतिशत है? तो यह लगभग 16% है। याद रखना है पूरा सारा फैक्ट, जो 200 फैक्ट हम देखेंगे अभी, सबको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है? तो यह अभी लगभग 46.1% है। ठीक। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में, सॉरी एक सेकेंड, वर्तमान में यानी 2024 में भारत के कृषि मंत्री कौन है जो 2024 से बने हैं? वो हैं शिवराज सिंह चौहान। अच्छे से आप इनको जानते होंगे। विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का योगदान कितना? विश्व की बात करें तो खाद्यान्न में हम 11.6% उत्पादन करते हैं। भारत के कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत है? जो भारत पूरा निर्यात करता है उसमें से 11.7% कृषि का सामान होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, पिछले 5 वर्षों में कृषि की औसत वृद्धि दर जो निकाली गई है वो 5% है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबको याद रखना है, 2-3 बार कक्षा देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहां से लेकर आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं 5 से 7 मिनट में, इसलिए पीडीएफ जरूर रखना। और हमारे लेखपाल पे बहुत सारी क्लास आ रही है अब लगातार, तो सारी पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर उसको आप सहेज के रख लेना। और एग्जाम से जब 2-4 दिन बचता है तो वही पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो फिर नहीं देख सकते। पीडीएफ रहेगी, 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। ठीक। बाकी सभी क्लास आप देखते रहे, इसके लिए आपको पता ही है क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वर्ष 2023-24 में कृषि की विकास दर कितनी दर्ज की गई थी? तो 1.4% थी 23-24 में। अगर आप होमगार्ड का पेपर देखे होंगे तो वह करंट में भी 2-3 साल 4 साल पहले का करंट पूछ रहा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरकार कुछ खाद्यान्न का, कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत हिस्सा निःशुल्क वितरण करती है? 40% तो निःशुल्क वितरण में जाता है, जो दुनिया भर की योजनाएं चल रही, 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज। ठीक है। कृषि के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक 54% योगदान किसका है? अगर कृषि के उप क्षेत्रों की बात करें जिसमें बागवानी आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, तो उसमें 54% केवल फसल क्षेत्र का है। ठीक। सीमांत जोत यानी जो मार्जिनल लैंड की बात होती है कि सीमा क्या है? सीमांत जोत की सीमा होती है कि अगर 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उसको सीमांत जोत कहते हैं। लघु जोत में, स्मॉल होल्डिंग में क्या आएगा? तो इसका आकार होता है 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन को लघु जोत में रखा जाता है, और मध्यम जोत का आकार माना जाता है 4 से 10 हेक्टेयर तक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए। दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, उससे हमें पढ़ाने का और अच्छे से मटेरियल तैयार करके आपके लिए और अच्छा मटेरियल देने का हौसला मिलता है, और हौसले से बड़ा कुछ होता नहीं है। आपके छोटे से लाइक करने, कमेंट करने से हमें बहुत सारा हौसला मिलता है। मैं अभी स्टेशन मास्टर हूँ, तो मैं अपने बिजी शेड्यूल में से भी आपको समय निकाल के कि एक सही डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई जाए उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो आपके
लाइक सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है दोस्तों, इसका ध्यान रखा करिए। बृहद जोत किसे कहते हैं? जो बृहद जोत लार्ज होल्डिंग में आता है, अगर 10 हेक्टेयर से भी अधिक है जमीन तो उसको बृहद जोत में रखा जाता है। 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग कितने बीघा होता है? तो ये लगभग 3.92 बीघा होता है, 3.92। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, सूर्यास्त कानून का संबंध किस व्यवस्था में था? तो ये जमींदारी व्यवस्था में सूर्यास्त कानून था, यानी जमींदार को एक निश्चित तिथि पे सूर्य अस्त होने से पहले अगर वह नहीं लाया कर, लगान जो भी था, और उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। ये जमींदारी व्यवस्था का भाग था। भूदान आंदोलन का प्रारंभ, बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत शांति से किया गया आंदोलन, भूदान आंदोलन। ये जमींदारी प्रथा की जो हमारी कमियां थी उसी के लिए लाया गया था, क्योंकि जमींदारी प्रथा जब आई तो जमींदारों को ही भूमि का मालिक बना दिया गया, और यही आजादी के समय भी था। इसलिए भूमि को अब किसानों को देने के लिए एक जो स्वेच्छा से कार्यक्रम चला वो था विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, रक्तहीन क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसी को, भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि जा जाके लोगों के पास आग्रह किया गया कि आप जमीनें किसानों को दीजिए, और लोगों ने दिया, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अपनी जमीन को दान दिया। ग्राम दान योजना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे, बहुत बड़ा नाम है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित था? तो पहला ही संविधान संशोधन, और हमारे संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही किया गया, और वो किसके लिए? भूमि सुधार के लिए, क्योंकि भूमि जमींदारों के पास पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। चकबंदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेखपाल से सीधा जुड़ता है। 1954 में चकबंदी विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1958 में इसका एक विभाग बना दिया गया था। संविदा कृषि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको लीजिंग कृषि भी कहते हैं। हद, इसी तरह चकबंदी की तरह हदबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? हदबंदी भी चलाई गई थी कि इतनी जमीन के अलावा आप नहीं रख सकते। इसका लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया, किसके किसके नाम जमीनें कर दी कि उस हद के बाहर ना जाए जमीन, नहीं तो सरकार ले लेगी। तो जोत का आकार निर्धारण करना, ठीक है ना, इसका उद्देश्य था। हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस उत्पादन से था? तो हरित क्रांति जो हुई थी खाद्यान्न उत्पादन के लिए हुई थी। आगे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? श्वेत क्रांति जहां नाम आ जाए, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे था? तो नीला समुद्र होता है, तो समुद्र से मत्स्य मछली उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंध, किसके उत्पादन को बढ़ावा देती है? तो पीला हमारा तिलहन होता है, ठीक है, तिलहन, सरसों। ठीक, गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पादों से है? तो झींगा और प्याज भी थोड़ा थोड़ा गुलाबी होती है, तो इसलिए झींगा और प्याज, ये झींगा या प्याज दोनों याद रखना। गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन किससे संबंधित था? तो गोल होता है आलू, तो आलू से। रजत क्रांति का संबंध किससे था? तो रजत सफेद क्या होता है? अंडा, ठीक है, अंडा उत्पादन। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बादामी जो होता है वो उसका, देखिएगा सारे मसाले पीस दे तो बादाम कलर के हो जाते हैं, तो मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? तो सुनहरी क्रांति याद रखना, बागवानी या सेब उत्पादन। ठीक, अमृत क्रांति का उद्देश्य क्या था? नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति नदी जोड़ने के लिए था कि सिंचाई सुलभ हो सके। इंद्रधनुष क्रांति क्या दर्शाती है? तो इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का समावेशन है, जितनी भी आप ऊपर क्रांतियां देखें उनका समावेशन इंद्रधनुष क्रांति में होता है। मूक क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो मोटे अनाज से। इंपॉर्टेंट है और ज्यादा लोग नहीं बता पाएंगे। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति तो बांस उत्पादन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भ्रष्टाचार उन्मूलन से। गंगा क्रांति, गंगा की तरह पवित्र कर देना, यानी भ्रष्टाचार उन्मूलन। सदाबहार क्रांति का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है जैविक कृषि। सैफरान क्रांति, सैफरान जानते हैं केसर, किससे संबंधित है? तो केसर उत्पादन से। रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी मतलब गेहूं, ठीक है, कहना नहीं चाहिए। रबी मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं
रबी खरीफ में बहुत कंफ्यूजन रहता था, तो मैं रबी बस याद रख लिया था, रबी से ही और सब आप याद कर पाएंगे। रबी में जो नहीं है वो खरीफ में। अगर किसानी पृष्ठभूमि से आते हैं आप, तो अगर गेहूं का आपको पता है कि रबी गेहूं है, मैं उनको गेहूं मान लिया, तो सॉरी अगर रबी आप देख रहे हो तो ठीक है, मुझे याद करने का ये तरीका बता रहा हूँ। तो रबी गेहूं है, ऐसा करके मैं याद कर लिया था। और गेहूं के साथ क्या क्या है, चना बोया जाता है, सरसों बोई जाती है और सब चीजें। तो हम किसान पृष्ठभूमि से हैं, तो हमें उससे सब कनेक्ट हो जाता है। और आप लेखपाल बनने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए खरीफ की फसल की बुआई का समय क्या है। तो खरीफ में आता, खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। अब रबी गेहूं है तो धान खरीफ होगा, ठीक है ना। जायद की फसलों की बुआई कब की जाती है, तो ये बीच में जो मार्च अप्रैल आता है उसमें। गेहूं की ऋतु की मुख्य फसल क्या है, तो रबी। गेहूं किस ऋतु की मुख्य फसल है, तो गेहूं। और धान फिर हो जाएगा खरीफ का। बाकी बीच में जायद वाला आता है, उसमें ककड़ा तरबूज ये सब आप खाते ही हैं। तरबूज खरबूज खीरा किस श्रेणी में आते हैं, तो जायद वाले में। यहाँ से कनेक्ट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। नकदी फसल कैश क्रॉप का उदाहरण क्या है, तो नकदी फसल का उदाहरण है गन्ना कपास, ये सब नकदी फसल के उदाहरण है। आगे, अफीम और गांजा किस प्रकार की फसलें कहलाती हैं, तो ये उद्दीपन उद्दीपन फसलें कहलाती हैं, अफीम और गांजा। ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेंगुर भी कहते हैं इसको, रेंगुर मृदा। ठीक। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अब कृषि से संबंधित जो संस्थान है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो बहु क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और सभी फैक्ट को एक दो बार, अगर दो बार वीडियो देख लिए फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लिए, तो आपके प्रश्न बनने तय हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। इसी तरह हम करंट पे भी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं और बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं, इसलिए सभी क्लास देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। केंद्रीय आलू उत्पादन संस्थान कहाँ है, शिमला में। आलू वाला कहाँ है, शिमला में। ठीक है। गन्ना लखनऊ में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस शहर में है, तो दलहन वाला दाल वाला कानपुर में है। सब्जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हमारे वाराणसी में है, वाराणसी के पास का ही हूँ मैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है, चावल वाला याद रखना है तो कटक उड़ीसा। ठीक। नबार्ड, नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है कृषि से। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 में, इंदिरा गांधी जी के मृत्यु से 2 साल पहले। ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय तो ये मुंबई में है। भारतीय खाद्य निगम जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्टोरेज वगैरह करता है, यहीं से फिर लेकर हमारे जो अनाज वितरण होता है वो सब यहीं से होता है, यही देती है। एफसीआई का हेडक्वार्टर, एफसीआई कहाँ है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। नाफेड बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ये कृषि से जुड़ी हुई। की स्थापना किस वर्ष हुई थी, याद रखना पूरा 1958 में। नाफेड 1958। नाफेड का फुल फॉर्म थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। का अस्तित्व कब आया था, तो 1985 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अस्तित्व कब आया, तो 1985 में, इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के 1 साल बाद। सीएससीपी। ठीक है। लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1969 में, 69 में हुई थी। इस समय भी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। लीड बैंक योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर, लेकिन 1975 में, इमरजेंसी लगने के कगार पे। ठीक ना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो आनंद गुजरात। अभी मैं गुजरात में कार्यरत हूँ। आनंद हमसे आधा घंटा पर दूरी पर है ट्रेन से जाने पे। ठीक है, बहुत बड़ा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ये, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। भारत दूध का, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है,
अमूल जो है वो यही है, आनंद गुजरात में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। आपको पता ही होगा, बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वर्गीज कुरियन, यही अमूल की स्थापना यहाँ किए थे। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नीली क्रांति के जनक, नीली क्रांति किससे? मत्स्य उत्पादन, तो इसके जनक माने जाते हैं हीरा लाल चौधरी, याद रखना। गुलाबी क्रांति के जनक का नाम क्या है? दुर्गेश पटेल, गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विशाल तिवारी। वर्तमान में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो चावल में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश ही है। सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का तो एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में। भारत का प्रोटीन स्टेट किसे कहा जाता है? तो एमपी का ही, क्योंकि वहाँ दालें, सोयाबीन ये सब बहुत ज्यादा होती हैं। मक्का उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? मक्का में कर्नाटक है, कर्नाटक। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहले पे बाजरा उत्पादन में राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन केरल में होता है, रबर केरल। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा मसालों का बगीचा पारंपरिक रूप से किसे कहा जाता था? तो केरल को। ठीक। जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? जूट में पश्चिम बंगाल। कॉफी कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक ही है। मक्का में भी आपने देखा था इसे। कपास उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है गुजरात। गुजरात कपास में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में ही होता है। कपास, मूंगफली, चीकू, ये सब चीजें। श्री अन्न शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? श्री अन्न किसको कहते हैं? तो मोटे अनाज को, मिलेट्स, मिलेट्स को कहते हैं। मोटे अनाज को श्री अन्न कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लोगों ने खाना छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष कब मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में मनाया गया था। यूपी होमगार्ड का पेपर देखोगे तो 2023, 24, 19 यहाँ से करंट पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसको केसीसी कहते हैं, योजना कब शुरू हुई थी? तो 1998-99 में, 98-99 किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। किसान कॉल सेंटर, केसीसी इसको भी कहते हैं, सेवा प्रारंभ कब हुई थी? तो ये 2004 में किसान कॉल सेंटर बनाए गए थे, तो किसान सीधा फोन करके अपनी कोई भी समस्या पूछ सकता था। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर सबको बताइए, शेयर करिए, 1551 1551। पीएम किसान संपदा योजना का मुख्य संबंध किससे है? तो खाद्य प्रसंस्करण से। किसान संपदा जहां पे दिख जाए तो खाद्य प्रसंस्करण से है, यानी भैया आलू तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसका चिप्स का भी, आलू का चिप्स भी बनाकर बेचा जाए, वही है खाद्य प्रसंस्करण। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किन 3 मुख्य फसलों से है? तो ऑपरेशन ग्रीन शब्द जहां भी आए तो क्या याद रखना है? टमाटर, प्याज, आलू मिला के सब्जी बना दो, यानी यही है ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज, आलू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 2015-16 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उर्वरकों को संतुलित उपयोग। दरअसल क्या हुआ है, अभी भारतीय कृषि में हम लोगों ने यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो संतुलन बिगड़ गया। उर्वरकों का जो संतुलन होता है वो बिगड़ रहा है, जिससे फसल उत्पादन कम हो रही है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चालू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर वनों की खेती से संबंधित है। जब वनों की खेती की जाती है तो उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है, जब मधुमक्खी का पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन को वैज्ञानिक भाषा में सेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ सबसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन बना तो ये सब बन जाएगा। अंगूर की खेती का संबंध किससे है? तो बीटी कल्चर से है। फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों की खेती का अध्ययन अगर आप करोगे तो उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फलों के उत्पादन का अध्ययन
क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहते हैं उसको। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पीसी कल्चर या एक्वा कल्चर कहते हैं। सब्जियों का व्यापारिक खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यापारिक खेती जब सब्जियों की जाती है तो ओलेरी कल्चर भी कहते हैं इसको। टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? टमाटर जो लाल हो जाता है वो किस तत्व के वजह से होता है? तो लाइकोपीन की वजह से। हल्दी का पीला रंग किस कारण से होता है? कुरकुमीन की वजह से। कुरकुमीन। मिर्च में तीखेपन या चटपटाहट का कारण होता है कैप्सिन। ठीक। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? एलाइसिन। ये सब क्वेश्चन बनते रहते हैं भैया। प्याज के स्वाद और गंध का मुख्य कारण क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है ना। आलू के कंद का रंग हरा किसके कारण से होता है? आलू के कंद का रंग हरा किसके कारण से होता है? तो सोलेनिन की वजह से। सोलेनिन। अच्छा, दूध के सफेद रंग के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा है? तो कैसीन है। कैसीन है समान। ठीक है, ये सब नहीं है। कैसीन। ठीक। खीरे में कड़वाहट का मुख्य कारण क्या है? कुकरबिटसिन। कुकरबिटसिन। ठीक। जो खीरे में कड़वाहट, किसी को कोई कोई खीरा बहुत ज्यादा, खीरा जो होता है बहुत ज्यादा कड़वा होता है, तो कुकरबिटसिन की वजह से होता है। मूली के तीखे स्वाद का कारण, जो मूली में एक अजीब तरह का तीखापन होता है, आइसोसाइनेट की वजह से ये होता है। एमएसपी। एमएसपी की सिफारिशें करने वाली संस्था कौन सी है? एमएसपी की जो सिफारिश करती है वह सीएसीपी है। सीएसीपी। वर्तमान में कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती है? तो 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। ठीक। गन्ने के मूल्य के लिए एमएसपी के स्थान पर क्या दिया जाता है? एमएसपी गन्ने के मूल्य में नहीं होती है, उसकी जगह पर एफआरपी होता है। एफआरपी मतलब फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, मतलब उचित और लाभकारी मूल्य इसके लिए नाम दिया जाता है। बाकी तो एमएसपी होता है 22 फसलों पे, गन्ने के लिए एफआरपी होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की औसत वृद्धि दर क्या है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है जो औसतन बढ़ रहा है 5.25%। समुद्री पारिस्थितिकी के सतत उपयोग को क्या कहते हैं? तो ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। अगर इसका आप समुद्री जो पारिस्थितिकी है उसका सतत उपयोग करेंगे तो उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? तो ये रूपनगढ़ अजमेर में है। प्रथम मेगा फूड पार्क राजस्थान में। नया मेगा फूड पार्क कहाँ प्रस्तावित है? जो नया और बन रहा है वो पलाना बीकानेर में। किसान क्रेडिट कार्ड पर मानक ब्याज दर लगभग 7% दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी योजना है। केसीसी ऋण समय पर चुकाने पर कितने ब्याज छूट मिलती है? तो 3% की छूट मिल जाती है अगर समय पर ऋण चुका देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से जो आप लोगों ने ऋण लेता, किसान ऋण लेता है, अगर समय से चुका दे तो 3% टोटल ब्याज में से छूट मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है। किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि वर्तमान में क्या है? तो 9 वर्ष 4 माह है। कहीं कहीं 9 वर्ष 7 माह भी होता है। ठीक है। तो ये किसान विकास पत्र क्या होता है? अगर कोई किसान अपनी बचत करना चाहे डाकघर में, वो किसान विकास पत्र खोल सकता है। वो वहां पर जो सेविंग करेगा उसकी परिपक्वता अवधि ये है और उस पे अच्छा खासा ऋण भी दिया जाता है। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कब हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 का शुरुआत हुआ है 19 सितंबर 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो ब्राजील में जो स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे किसी जगह पर एक जगह खेती किया कुछ दिनों तक, उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह, तो उसको रोका कहते हैं। रोका। वियतनाम में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो जो वियतनाम में रे कहते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना कहते हैं। म्यांमार में झूम कृषि को तुंगिया कहते हैं। तुंगिया। भारत के पश्चिमी घाट पर झूम कृषि का नाम है कुमारी। पश्चिमी घाट पे जो झूम कृषि होती है वो उसको कहते हैं कुमारी। छत्तीसगढ़ में हस्तांतरित कृषि को
दीपा कहते हैं, दीपा। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को बेवर या दहिया कहते हैं। ये सब बहुत पूछता है। खजान कृषि मुख्य रूप से किस राज्य में की जाती है? तो गोवा में खजान कृषि। बफर स्टॉक का अर्थ क्या होता है? आपातकालीन खाद्यान्न भंडारण जो किया जाता है, या आपातकाल में जब कहीं से भी आयात निर्यात नहीं हो पाए तो कितने दिनों तक आदमी खाना खा सके, हमारे अनाज, ये सब चीजों का बफर किया जाता है, उसी को बफर स्टॉक। बिना मिट्टी के पानी में खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोकल्चर। बिना मिट्टी नहीं है, केवल पानी में ही खेती हो रही है, हाइड्रोकल्चर। हवा में पौधे उगाने की तकनीक को हवा में, केवल हवा में छोड़ दिया गया, पौधा वहां उग रहा है, तो एरोपोटिक कहते हैं इसको। केचुआ पालन के लिए खाद बनाने की प्रक्रिया वर्मी कल्चर कहलाती है। पूर्णतः वर्षा पर आधारित खेती को कहते हैं बरानी कृषि। ठीक। शून्य जुताई, जीरो टिलिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मृदा में जो मिट्टी में नमी संरक्षण होती है, अब खुदा उसका जुताई ही नहीं हो रहा है तो मृदा जो नमी है वो बाहर जा नहीं पा रही, तो नमी बनी रहती है। सबसे बड़ा लाभ इसका यही है। अंतरिम सरकार में प्रथम कृषि मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरित क्रांति के नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? हरित क्रांति के नायक, हीरो, तो एमपी सिंह। ठीक। हरित क्रांति की जन्मभूमि किस विश्वविद्यालय को माना जाता है? तो पंतनगर विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मभूमि माना जाता है। आगे, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गॉड ने, विलियम गॉड। ठीक। मैक्सिको से आयातित गेहूं की मुख्य किस्म कौन सी थी? हम लोगों ने सबसे पहले गेहूं का आयात मैक्सिको से ही, उन्नत जो बीज का आयात किया था वो मैक्सिको से ही किया था। मुख्य किस्म वहां की है लर्मा रोजा या सोनालिका। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो वर्गीस कुरियन। और यह था दूध को लेकर, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में, यह जब चला हमारा ऑपरेशन फ्लड, तभी से हम प्रथम स्थान पर स्थापित हैं। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राज्य अगर भारत में बात करें, कौन सा राज्य उपलब्धता में, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में शीर्ष पे है? तो वो पंजाब है। दुग्ध उपभोग या खपत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है, उपभोग और खपत में। मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है? ये सीधा आपके प्रश्न में आ सकता है, तो मिष्टी योजना है, मिष्टी योजना या मिष्टी कर लो। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का कितना हिस्सा भारत में होता है? तो 25% हम अकेले भारत उत्पादन करता है विश्व के दूध का। ठीक। जलीय जीवों के व्यापारिक पालन को क्या कहते हैं? तो एक्वाकल्चर। सांपों के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप में क्या कहते हैं? सांपों का अध्ययन किया जाता है उसको सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी कहते हैं। ठीक। कवकों यानी फंगी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी। ठीक है। वृक्षों पर झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन क्या है? तो डेंड्रोलॉजी है। आगे, भारत में कुल निर्यात में कृषि का योगदान आपने देख लिया है, 11.7% है। जो पूरा निर्यात हम करते हैं उसमें से 11.7% कृषि का ही है। वर्ष 2024-25 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान क्या है? तो 2024-25 का है 354 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन। गोकुल ग्राम किस मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है? गोकुल ग्राम, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है, उसके तहत गोकुल ग्राम बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या, लक्ष्य वर्ष क्या है? कि पशु रोग नियंत्रण पर जो कार्यक्रम चल रहा है कि पशु के रोग को खत्म करना है, वो 2030 से लक्ष्य। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य फोकस क्या है? महिला किसान सशक्तिकरण। श्वेत क्रांति का जो दूसरा वर्जन है, इसमें पूरा फोकस है कि महिला किसान को सशक्त करें। इस माध्यम से, श्वेत क्रांति के माध्यम से, देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 44% है। देश में जितना भी बाजरा उत्पादित होता है, राजस्थान अकेले 44% उत्पादन करता है। देश के कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत है 46%। 46% कुल सरसों का उत्पादन करता है। ग्वार उत्पादन में राजस्थान
कितना, तो 90% ग्वार का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। दलहन उत्पादन में राजस्थान किस स्थान पर है, तो तृतीय पे है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान की वर्तमान रैंक द्वितीय है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? किसान आयोग इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 2004 में, भूलना मत। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष। जनजाति क्षेत्रों के कृषि विपणन के लिए कौन सी संस्था है? तो ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसको। जनजाति क्षेत्रों के कृषि विपणन यानी कृषि जो वहां पे जो जनजाति लोग कृषि करते हैं या जो वो पेड़ पौधों से फलों को लेते हैं, उसका विपणन बाजार कैसे किया जाए, मतलब उसको बेचना खरीदना, उसके लिए कौन सा है, तो वो ट्राइफेड देखता है। सब राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ का नाम क्या है, तो वो राजफेड कहते हैं, राजफेड। केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय भंडारण निगम तो 1957 में। भारत में खाद्य प्रबंधन की नोडल एजेंसी कौन सी थी? तो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। CACP का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। यही MSP वगैरह निर्धारित करती है। मेगा फूड पार्क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2008 में, याद रखना है, 2008। भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क किस राज्य में बना था? तो आंध्र प्रदेश में। पहला जो मेगा फूड पार्क बना था आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन ग्रीन में वर्तमान में कुल कितने उत्पादन शामिल हैं? वर्तमान में कितने उत्पाद शामिल हैं? तो सभी फल एवं सब्जियां इसमें डाल दिए गए हैं। एक एग्रो इकोनॉमी का मूल अर्थ क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। एग्रो इकोनॉमी का मूल अर्थ यही होता है, जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है, उसको एग्रो इकोनॉमी कहा जाता है। भारत ऐसा ही एक देश है। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि ही आती है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब, वानिकी, बागवानी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण और उद्योग किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो जो विनिर्माण और उद्योग है यह द्वितीयक क्षेत्र का है। और परिवहन और बैंकिंग किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो ये तृतीयक है, सेवा क्षेत्र। जो परिवहन हो रहे हैं, बैंकिंग की सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो सब तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। स्लम टूरिज्म का संबंध किस क्षेत्रों के भ्रमण से है? घनी आबादी वाले मलिन क्षेत्रों। स्लम टूरिज्म नया शब्द है भैया, नई लोगों की जगह बन रही है। जो स्लम होते हैं ना, झुग्गी झोपड़ियां, इसको कहते हैं ठेठ भाषा में। तो उस क्षेत्रों को अगर भ्रमण करने कोई जा रहा है तो स्लम टूरिज्म कहा जाता है। गोबर गैस प्लांट से मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मीथेन। अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण का योगदान कितना परसेंट है? 9% है, लेकिन इसको बहुत बढ़ाना है आगे। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? स्वर्ण रेशा क्रांति तो जूट से है। रजत रेशा क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ा है? तो कपास के। खाकी क्रांति किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो ये चमड़ा उद्योग के लिए खाकी क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से जुड़ा हुआ है। पीली क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? तो सैम पित्रोदा। ठीक है ना। श्वेत क्रांति के तीनों चरणों की कुल अवधि क्या थी? तो श्वेत क्रांति के तीनों चरणों की कुल अवधि थी 1970 से 2000 तक। ठीक है ना। सावा, कोदो, रागी किस श्रेणी के अनाज है? तो ये मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं। K68 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो यह गेहूं की उन्नत किस्म है। अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रांति, आप जानते हैं, रजत क्रांति। अंडा सफेद होता है, चांदी जैसा, रजत। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVP कब प्रारंभ हुआ था? तो 2007 में। कृषोन्नति योजना यानी कृषि की उन्नत योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2016-17 में, याद रखना है। IR8 किसकी वैश्विक प्रसिद्ध किस्म है? तो ये चावल की विश्व में प्रसिद्ध है IR8। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च को। मसालों की रानी तो क्वीन ऑफ स्पाइस किसे कहते हैं, यानी मसालों की रानी? तो इलायची को। गरीबों का प्रोटीन किसे संज्ञा दी गई है? तो अंडा को।
गरीबों का प्रोटीन है ये। सुनहरी क्रांति का मुख्य फल उत्पाद कौन सा है? तो सेब है। सुनहरी क्रांति का जो मुख्य फल उत्पाद है वो सेब है। पराबनी क्रांति, पराबनी क्रांति का संबंध किस सब्जी से है? तो भिंडी से। भिंडी से पराबनी क्रांति बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। धूसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो उर्वरक से। धूसर क्रांति किससे? ग्रे ग्रे क्रांति उर्वरक से। कल्याण सोना किस खाद्यान्न की उन्नत किस्म है? तो गेहूं की है। गेहूं कल्याण सोना। सोनालिका किस फसल का प्रसिद्ध उच्च उपज वाला बीज है? गेहूं का ही है सोनालिका। केसर ऊर्जा क्रांति का संबंध किस ऊर्जा स्रोत से है? केसर ऊर्जा क्रांति तो सौर ऊर्जा से है ये जुड़ा, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन की वजह से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। भारत को कृषि प्रधान देश कहने का मुख्य कारण क्या है? बहुसंख्यक आबादी यहाँ कृषि पर निर्भर है। आज भी लगभग 46% या 49% आबादी कृषि पे ही निर्भर है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जरूरत है कृषि को उन्नत करना, बहुत आगे ले जाना, और उसके लिए हमें किसानों को साक्षर करना होगा, उन्हें सुविधाएं देनी होगी, मशीनीकृत करना होगा। ठीक है, ये रहे भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था पे सबसे महत्वपूर्ण 200 प्रश्न। यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते दिखेंगे। छोटी सी कक्षा है दोस्तों, इसलिए एक दो बार आप स्पीड बढ़ाकर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। स्पीड 1.5 कर लीजिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से दोबारा देखने के लिए, पहली बार में अगर सिंपल स्पीड से देख रहे हैं, लेकिन दूसरी बार में 1.5 करके देखना। बाकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके पहले भी एक आपदा प्रबंधन पर बेहतरीन क्लास आई है, कल ही आई थी, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए। वहां से आपको 5 प्रश्न बनेंगे। यहाँ से तो 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, वहां से 5 प्रश्न आपको बनेंगे और आपके सही होंगे। 200 प्रश्न ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जाकर फटाफट स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। बाकी लेखपाल के लिए अब लगातार कक्षाएं आ रही हैं, हमसे जुड़े रहिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ता है, जो आपको पता है। बाकी हमें काम करने के लिए जो हौसला मिलता है वो आपके लाइक कमेंट से मिलता है। इसलिए छोटा सा एक कमेंट जरूर करके जाएं और वीडियो लाइक कर दें, जिससे हम, और जब ऐसा लगता है ना यार कि लाइक कर रहे हैं, तो हमें और अच्छा काम करना है, और अच्छा काम करना है, ताकि और अच्छा मटेरियल हम दे पाएँ। और आपका मटेरियल अच्छा रहेगा तो सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, और आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है। ठीक है? बाकी आपको कुछ लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए तो आप बता दीजिए। इसी तरह की वीडियो, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक वीडियो ला दीजिए, इसी तरह की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इस पे अगली कक्षा इसी पे होगी। और ग्रामीण प्रवेश यानी ग्राम विकास या ग्रामीण प्रवेश जो कहते हैं, उस पर भी 5 प्रश्न बनने वाले हैं, तो उस पे भी कक्षा जल्द ही आपको आने वाली है। रोज कक्षाएं आ रही हैं, आप देखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए, ताकि हम हौसले से काम करते रहें। दोस्तों, आपका समय इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको व्यर्थ नहीं करना है, 1 मिनट भी कहीं व्यर्थ नहीं होने देना है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं किसी और कक्षा में। जय हिंद।